नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ स्वतंत्र भारत में राजनीति 12th क्लास की पुस्तक NCERT द्वितीय अध्याय एक दल के प्रभुत्व का दौर। बच्चों, जैसा कि हमें पता है, हमने पिछले अध्याय में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में चर्चा की थी और इन चुनौतियों के तुरंत बाद हमारे सामने एक और चुनौती आती है। वह है लोकतांत्रिक राजनीति को जमीन तैयार करना, मतलब लोकतांत्रिक राजनीति को स्थापित करने का सबसे बड़ी चुनौती हमारे समकक्ष आती है। और राजनीतिक दलों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा और आज़ादी के तुरंत बाद किस प्रकार से शुरू हुई, इसको भी हमें देखना है। इस अध्याय में हम इन सभी चुनावी राजनीतियों के बारे में हम और इनके इस दशक के दौरान होने वाली सभी बातों की हम चर्चा इसके अंतर्गत करेंगे। बच्चों, इस अध्याय में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना किस प्रकार से की गई और आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा किस प्रकार से बना और विपक्षी दलों और उनकी नीतियों का उद्भव किस प्रकार से हुआ। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं लोकतंत्र को स्थापित करने की सबसे बड़ी चुनौती। बच्चों, सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र को स्थापित करने की हमारे सामने यह थी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ और एक अंतरिम सरकार के रूप में संविधान का निर्माण किया गया और उसी के द्वारा चुनावों का संचालन भी किया गया और बहुत बड़े स्तर पर मतदाता सूचियों को तैयार किया गया। बहुत सी गलतियां उसमें हुई और बहुत सी गलतियों को सुधारा भी गया और सार्वभौमिक मताधिकार को भी अपनाया गया और एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को स्थापित करना और उसे बनाए रखना और उसमें भी सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का निर्माण करना, सभी को, चाहे वे निरक्षर हों चाहे साक्षर हों, स्त्री पुरुष सभी को ही मत देने का अधिकार प्रदान किया गया और ये हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। तो इसी संदर्भ में हम चर्चा करते हुए हम ये इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको अब अंदाजा लग ही चुका होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन किन कठिनाइयों से हुआ, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में हमने जाना था। अपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी और इन गंभीर चुनौतियों के बारे में भी हम सब पढ़ चुके हैं। और ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने फैसला किया था कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को अपनाना ठीक ना होगा। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारे लिए सबसे पहली आवश्यकता है, प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। उपनिवेशवाद के चुंगल से आजाद हुए कई देशों में इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे, जैसे कि कहीं कहीं पर बहुत थोड़ा लोकतंत्र स्थापित था लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था और कहीं कहीं पर एक दल का शासन था तो कहीं कहीं सीधे सेना ने सत्ता की बागडोर संभाल रखी थी। तो इस प्रकार से विभिन्नता लिए हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई थी और अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की शुरुआत इस वायदे से हुई कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम हो जाएगा। और एक बार कहीं अलोकतांत्रिक शासन के पांव जम गए तो फिर उसे बदलना भी मुश्किल हो जाता है, ये हम देख सकते हैं। भारत में परिस्थितियां बहुत ही अलग नहीं थी, लेकिन आजाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज्यादा कठिन रास्ता चुना और नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो वह आश्चर्य की बात ना होती, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से ही थी। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति के निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे और वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि राजनीति को समस्या के समाधान के उपाय के रूप में देखते थे। हर समाज के लिए ये फैसला करना बहुत ही जरूरी था कि उसका शासन कैसा चलेगा और किन कायदे से चलेगा, किन कानूनों से चलेगा। चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं। किसी भी समाज में कई तरह के समूह होते हैं, इनकी आकांक्षाएं अक्सर अलग अलग होती हैं, इनके और जो कि एक दूसरे के विपरीत भी होती हैं। ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों के आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हमारे समकक्ष थे और इसी सवाल का जवाब था लोकतांत्रिक राजनीति। सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे ज्यादा जाहिर चीजें हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना है और उस पर अमल करना होता है और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला किया था। पिछले साल आपने पढ़ा होगा बच्चों कि हमारा संविधान कैसे बना। आपको याद है
कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 24 जनवरी 1950 को इसमें हस्ताक्षर हुए थे और ये संविधान 26 जनवरी 1950 को अमल में लाया गया था। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। वक्त का तकाजा देखिए कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। संविधान ने नियम तय कर लिए थे। अब इन्हीं नियमों पर अमल करने की आवश्यकता थी। शुरू शुरू में ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ और सुकुमार सेन को पहले चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया और उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला चुनाव जो है 1950 में ही इसी वक्त हो जाएगा। यदि हम देखें तो चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं होगा। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। फिर मतदाता सूची यानी मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगना शेष था। मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप तैयार हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज ही नहीं हुए। इन महिलाओं को अल्लाह की बेटी फलां की बीवी के रूप में दर्ज किया गया। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से ही इनकार कर दिया और आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इसका पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए और जरूरी लगे तो इन प्रविष्टियों को हटा भी देना चाहिए। इतने बड़े पैमाने का ऐसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था और उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे और इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे और इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे और इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा और चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया था। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से भी पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की भी थी और ऐसे माहौल में चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी भी बन गया था। और इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। उस समय यूरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था और ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौमिक मताधिकार पर अमल करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गया था। यह अपने आप में एक बड़ा ही जोखिम भरा कार्य था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ भी करार दिया और ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका ने लिखा कि नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे भी कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाले वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहूदी नौटंकी दिखेगा। चुनावों को 2 बार स्थगित करना पड़ा। आखिरकार 1951 के अक्टूबर में और से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए और इस चुनाव को अमूमन 1952 का ही चुनाव ही कहा गया क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए और चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे और चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली और कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला और चुनाव के परिणाम घोषित भी हुए और हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया जो सार्वभौम मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया और 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। ये बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र अमल में लाया जा सकता है। मतलब लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के लिए अशिक्षा,
या किसी प्रकार का जो समाज में जो विभिन्नता है उसको हम नहीं उसके अंदर शर्त लगा सकते कि लोकतंत्र जो है शामिल नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र को हर एक परिस्थिति में हम अमल में ला सकते हैं। तो इसमें हम ये देख सकते हैं बच्चों, मौलाना कलाम आज़ाद, मूल नाम अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद, इस्लाम के विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस के नेता, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक रहे और विभाजन के विरोधी रहे, संविधान सभा के सदस्य और स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो चुनाव की मतदान के बदलते तरीके इसमें बताए गए हैं। पहले इन दिनों अब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए मतदाता उम्मीदवार के बारे में अपनी पसंद जाहिर करते हैं, लेकिन शुरू में इसके दूसरा तरीका अपनाया गया था। पहले आम चुनाव में फैसला किया गया था कि हर एक मतदान केंद्र के प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाएगी और मतपेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा और प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र दिया जाएगा और जिसे वह अपने पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डालेगा। इस काम के लिए तकरीबन 20 लाख स्टील के बॉक्स का इस्तेमाल हुआ और पंजाब के एक पीठासीन पदाधिकारी ने मतपेटियों को की तैयारी का ब्यौरा कुछ इस तरह बयान किया कि हर एक मतपेटी के भीतर और बाहर संबंध उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित करना था और मतपेटी के बाहर किसी एक तरह उम्मीदवार का नाम उर्दू, हिंदी और पंजाबी में लिखना था। इसके साथ साथ चुनाव क्षेत्र, चुनाव केंद्र और मतदान केंद्र की संख्या भी यहीं दर्ज करनी थी। उम्मीदवार के आंकिक ब्यौरे वाला एक कागजी मुहरबंद पीठासीन पदाधिकारी के दस्तखत के साथ मतपेटी में लगाना था। मतपेटी के ढक्कन को तार के सहारे बांधना था और इसी जगह पर मुहरबंद लगाना था। यह सारा काम चुनाव के नियत तारीख से ठीक एक दिन पहले करना था। चुनाव चिन्ह और बाकी ब्यौरों का दर्ज करने के लिए मतपेटी को पहले सरेस कागज या ईंट के टुकड़े से रगड़ना पड़ता था और कुल 6 लोगों ने 5 घंटे लगातार काम किया, तब कहीं जाकर ये काम पूरा हुआ। इस काम में मेरी 2 बेटियां भी लगी हुई थी और ये सारा काम मेरे घर पर ही हुआ। शुरुआती 2 चुनावों के बाद ये तरीका बदल दिया गया और अब मत पत्र पर हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा और मतदाता को इस मत पत्र पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगानी होती थी और यह तरीका अगले 40 सालों तक चला। और सन 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल शुरू कर दिया और 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया। तीसरे लोकसभा के तीसरे आम चुनाव में 13वें आम चुनाव तक इस्तेमाल किए गए बैलेट पेपर का एक नमूना और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नमूना। अपने परिवार और पड़ोस के बुजुर्गों से चुनाव में भागीदारी के उनके अनुभवों के बारे में आप पूछ सकते हैं। इस एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं। क्या इनमें से किसी ने पहले या दूसरे आम चुनाव में भाग लिया था और इन लोगों ने किसको वोट दिया और वोट देने का कारण क्या था? क्या इनमें कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तीनों तरीके मतदान के किए हों और कौन सा तरीका उन्हें ज्यादा अच्छा लगा? उस दौर के चुनावों की तुलना में आज के समय के चुनावों में इन्हें क्या क्या फर्क नजर आता है, इनके बारे में आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। छोटा सा आप एक्टिविटी कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्शन कमेटी 1951 में कांग्रेस द्वारा पार्टी उम्मीदवार चुनने के लिए बनाई गई चुनाव समिति पर कार्टूनिस्ट का एक नजरिया। समिति में नेहरू के अलावा मुरारजी देसाई, रफी अहमद किदवई, डॉक्टर BC राय, कामराज नाडार, राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, मौलाना आजाद, DP मिश्रा, PD टंडन और गोविंद वल्लभ पंत दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार को एक प्रारूप दिया गया और उस सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर इस लोकतांत्रिक प्रणाली को अमल में लाया गया और पूरी दुनिया के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। और इसके साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का क्या प्रभुत्व था इसको जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।